हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लगातार यूट्यूब पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस अपलोड करते जा रहे हैं। उसी क्रम में अगली कड़ी में हम कुछ क्वेश्चन आंसर की आज और प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 50 शब्दों का है और 5 अंक का है। प्रश्न है जैसलमेर दुर्ग। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि प्रश्न की प्रकृति जितनी सरल होगी आपको उत्तर लिखना उतना कठिन महसूस होगा। इसका कारण है क्योंकि सरल प्रकृति के प्रश्न के लिए आपके पास अथाह कंटेंट अवेलेबल होता है। उस कंटेंट को 50 शब्दों में समेटना, एक तो लिखने का तरीका बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर तरीके से आप लिखें, और दूसरा जो कंटेंट आप उसके अंदर लें वो कंटेंट भी वर्थ रखता हो मार्क्स गेन करने की। तो ये दोनों शर्तें जब फुलफिल आप कर पाएंगे तभी पॉसिबल होगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जैसलमेर दुर्ग, ठीक इसी प्रकृति का एक प्रश्न पहले करवाया गया था जो कि चित्तौड़गढ़ पर आधारित था। तो जैसलमेर दुर्ग है, पूछा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको देखिए। सबसे पहली बात जो हम लिखते हैं वो क्या है, निर्माण। निर्माण के अंदर हम लिखते हैं कि 1155-56 में भाटी शासक जैसल द्वारा इसका प्रारंभ किया गया और पूर्ण किसने करवाया, शालिवाहन द्वितीय ने। तो दो इंफॉर्मेशन हमने निर्माण की थी। एक तो ये कि इसको किसने प्रारंभ करवाया, जैसल ने, और पूर्ण किसने करवाया, शालिवाहन द्वितीय ने। और इसके अतिरिक्त एक इंफॉर्मेशन दी कि कब बना है, तो 1155-56 के आसपास इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी, विशेषताएं। देखिए, जब आपको कोई दुर्ग पूछा जाए या जब आपसे ऐसी कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाए जिसके बारे में 5-7 महत्वपूर्ण बातें होती है जो आपको लिखनी होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई अतिरिक्त भूमिका बांधने की या शुरुआत में 1-2 लाइन इंट्रोडक्शन पर व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। सीधा पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कीजिए, उत्तर की मेन स्ट्रीम में आ जाइए और उसको पूरा करिए। इससे आपका समय भी बचेगा, शब्द भी कम खर्च होंगे और वेरियस एस्पेक्ट्स भी आप लोग कवर कर पाएंगे, जो हर क्वेश्चन की डिमांड होती है कि आप कितने एस्पेक्ट्स उसके अंदर कवर करते हैं। तो हमने पहली बात बता दी किसकी, निर्माण की। दूसरी बात, विशेषताएं। विशेषताएं क्या है कि भैया ये धानवन दुर्ग है। हम कई प्रकार के दुर्ग पढ़ते हैं, हमने 9 प्रकार के दुर्ग किसमें बताए, शुक्र नीति के अंदर बताए। तो हम कहते हैं कि धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है। तो हम ये लिखें कि ये मरुभूमि में पाया जाने वाला दुर्ग है या रेगिस्तान में पाया जाने वाला दुर्ग है, उसकी बजाय ज़्यादा टेक्निकल क्या होगा कि हम धानवन दुर्ग लिखें। आप चाहें तो इसके ब्रैकेट में शुक्र नीति भी लिख सकते हैं कि भाई ये किसने बताया है, आचार्य शुक्र ने बताया है, शुक्र नीति के अंतर बताया है। तो धानवन दुर्ग। त्रिकुटाकृति, पीले पत्थरों से बिना चूने के निर्मित, पीले पत्थरों से बिना चूने के निर्मित यह दुर्ग है। दोहरा परकोटा इसमें है। दोहरे परकोटे का प्रयोग, जिसको हम क्या कहते हैं, कमरकोट या पाड़ा, कई बार इसको पाड़ा वर्ड भी बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, कमरकोट। सर्वाधिक कितनी बुर्जियां हैं, 99 बुर्जियां हैं। सर्वाधिक 99 बुर्जियां इसके अंदर स्थित हैं। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन है, जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, जैसलमेर। तो यहाँ विशेषताओं के अंदर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करी जो उस दुर्ग के स्थापत्य की विशेषताएं हैं, इसके निर्माण की विशेषताएं हैं। क्या, एक तो रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग है, दूसरा त्रिकुटाकृति है, तीसरा पीले पत्थरों से बिना चूने के निर्मित किया गया है, दोहरे परकोटे का प्रयोग किया गया है, जिसे क्या कह देते हैं, कमरकोट या पाड़ा कह देते हैं। उसके अलावा हमने कहा कि सर्वाधिक 99 बुर्जियां यहाँ पर स्थित हैं और दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये सारी इसकी विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर। हम कहते हैं शौर्य परिचय। हमने हेडिंग क्या डाली है, शौर्य परिचय। हम जानते हैं कि जैसलमेर के इतिहास में 2.5 साकों का वर्णन मिलता है। 2 साके तो पूर्ण हुए और 1 साका ऐसा हुआ जिसमें केवल केसरिया हुआ, तो हम उसको क्या कह देते हैं, अर्ध साका कह देते हैं। तो शौर्य परिचय में हम लिखेंगे कि इतिहास प्रसिद्ध 2.5 साके हुए, 2 पूर्ण साके और 1 में केवल क्या हुआ है, केसरिया। 1 में केवल केसरिया हुआ है। अब कायदे से देखा जाए तो यहाँ पे 2 पूर्ण साके, अगर ये प्रश्न और बड़ा पूछा होता, 50 प्रश्नों से 50 शब्दों से बड़ा पूछा होता, 100 शब्दों का, और इसकी व्याख्या करनी होती, तो हम इन 2 पूर्ण साकों के संदर्भ में भी विवरण बता दें कि भाई किस किस के मध्य में युद्ध हुआ और यहाँ पर 2 साके हुए। ये अर्ध साका
क्यों हुआ, क्या कारण रहा, ये भी हम बताते, लेकिन यहां पर क्योंकि हमारे पास शब्दों की सीमा है तो हमने लिख दिया कि 2 पूर्ण साके और 1 आधा साका हुआ, इसलिए जैसलमेर के अंदर 2.5 साके जो हैं वो इतिहास प्रसिद्ध हैं। ये इसका क्या है, शौर्य परिचय है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर दर्शनीय स्थलों की। तो दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? रंग महल, मोती महल, गजविलास महल, रंग महल, मोती महल, गजविलास महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जैसलू कुआं, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार। ये तो कई बार वैसे भी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहाँ पाया जाता है? तो जैसलमेर के किले के अंदर। शीश महल, ये सारे किसके अंदर पाए जाते हैं, किसके वहां के दर्शनीय स्थल है? जैसलमेर दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं, जैसलमेर दुर्ग के दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम लिखते हैं, यह स्पष्ट है कि यह दुर्ग विभिन्न दर्शनीय स्थलों, शौर्य कथाओं एवं उत्कृष्ट स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। अब आपने पूछा है, आरपीएससी अगर जैसलमेर दुर्ग पूछ रही है तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव सेंस में ही पूछ रही है, तो हमको निष्कर्ष जो है वो इस तरीके से लिखना है, जो इन सारी विशेषताएं जो आपने ऊपर लिखी हैं उन सबको समाहित किए हुए हो। तो हम क्या निष्कर्ष लिख रहे हैं कि यह स्पष्ट है कि यह दुर्ग विभिन्न दर्शनीय स्थलों, शौर्य कथाओं एवं उत्कृष्ट स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए ये इतिहास प्रसिद्ध है। तो आप देखिए कितने पॉइंट हमने कवर किए, 1 निर्माण, 2 विशेषताएं, 3 शौर्य परिचय, 4 दर्शनीय स्थल और अंत में निष्कर्ष भी हमने लिखा। 5 बिंदु हमने लिख दिए हैं। 5 अंक का ये प्रश्न है। अगर नंबर बांटने वाला नंबर जब देगा, कॉपी जांचने वाला जब नंबर देगा, तो ये महसूस करेगा कि बच्चे ने 5 इंफॉर्मेशंस लिखी हैं, 5 अंकों का प्रश्न है, तो कम से कम 4, 4.5, 3.5 जितने नंबर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके फाइनल स्कोर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखिए, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जो हेडिंग आप लगाते हैं कोशिश कीजिए कि उसमें बोल्ड इंक यूज़ करें, और बोल्ड इंक में कलर कैसा हो, प्रेफरेबली ब्लैक हो, जिससे कि वो इजीली विजिबल। लाल, गुलाबी, पीले, हरे कलर का उपयोग नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो जब आपकी कॉपी स्कैन होके जाती है तो बहुत स्पष्ट दिखता नहीं है। अगर ब्लैक इंक का बोल्ड पेन यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, वो उभर के उसकी विजिबिलिटी आएगी, जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगी, आपकी कॉपी को और ज़्यादा सुंदर बनाएगी, उसमें हेल्प करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए, 15 शब्दों का प्रश्न है और 2 अंक इसके रखे गए हैं। देबारी समझौता, हम अक्सर ये समझौता पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, हम याद करते हैं कि भाई 3 राजाओं के मध्य में ये समझौता हुआ था, इसकी कुछ महत्वपूर्ण शर्त थी और इसके अंदर क्या किया जाना है वो निर्धारित किया गया था। लेकिन देखिए, जब मेंस के अंदर इसको लिखने की बारी आएगी, आपको 2-3-4 लाइनों में इसको समेटना है, तो आपको मेजर क्रक्स लिख के आ जाना है जो कि इस समझौते से संबंधित है। अब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम क्या करते हैं कि मेंस में इसको, कि वहाँ तो प्योरली एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम फैक्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी जो है आरएएस के हिसाब से गलत है, क्योंकि आरएएस मेंस में 2 मार्कर क्वेश्चन भी हैं और 2 मार्कर क्वेश्चन मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपका फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, और फैक्ट पे जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उसके लिए आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, अदरवाइज आपको मार्क्स बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। आप देबारी समझौते में 3 राजाओं के बारे में लिख के आ जाएंगे, या उन्होंने क्या समझौता किया है, क्या शर्त रखी है, क्या निष्कर्ष उसका निकला, वो लिख के आ जाएंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहां पे आपको ये ईयर याद रखना पड़ेगा कि कब देबारी समझौता हुआ, उन राजाओं के नाम याद रखने पड़ेंगे कि जिनके मध्य में देबारी समझौता हुआ, वो शर्त को याद रखना पड़ेगा जो उस समझौते में रखी गई थी, और वो समझौता क्यों किया गया था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। 1708 में हुआ मेवाड़, यानी कि मेवाड़ के शासक भी हम लिख रहे हैं अमर सिंह द्वितीय। भाई किसी रियासत में अगर समझौता होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर उसके शासक जो होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमको शासकों के नाम भी अनिवार्य रूप से लिखने हैं। तो 1708 में हुआ मेवाड़ यानी अमर सिंह द्वितीय, मारवाड़ अजीत सिंह एवं आमेर सवाई जयसिंह के मध्य का समझौता।
हम लिख रहे हैं कि भाई 1708 में एक समझौता हुआ जो मेवाड़, मारवाड़ और आमेर के मध्य हुआ। इनमें ये शासक थे। अब ये शासक अगर अलग से लाइन बना के हम लिखने जाते तो हमारा कितना समय और कितनी पंक्तियां खर्च हो जाती, जो तो नीचे दी भी नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, उस शासक का नाम उस रियासत के साथ जोड़ के ब्रैकेट में लिख दिया। तो अंडरस्टूड है कि भाई मेवाड़ का शासक कौन होगा, अमर सिंह द्वितीय होगा। तो हमारी पंक्ति बच गई, हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, लिखना भी कम पड़ा। तो मारवाड़, अजीत सिंह और आमेर की अगर बात करते हैं तो सवाई जयसिंह के मध्य का समझौता है। और उद्देश्य क्या था इसका, देखिए यहाँ पर कैसी इंक यूज करी है, ब्लैक, और ब्लैक इंक भी हल्की सी क्या है, बोल्ड है। ऐसा होने की वजह से ये बहुत अच्छे से विजिबल हो पा रहा है कि यहाँ कोई अलग एस्पेक्ट हमने मेंशन किया है। वो एस्पेक्ट क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, अजीत सिंह एवं सवाई जयसिंह को मुगलों से उनके राज्य पुनः दिलवाना। क्या उद्देश्य है इसका, सवाई जयसिंह को और अजीत सिंह को उनके राज्य मुगलों से वापस दिलाना इस देबारी समझौते का उद्देश्य था। और इसमें एक शर्त भी रखी गई थी। क्या शर्त रखी गई थी, अमर सिंह द्वितीय ने कहा था कि भाई मेरी बेटी चंद्र कंवर जो है उसका विवाह मैं किससे करवाऊंगा, सवाई जयसिंह साहब आपसे करवाऊंगा, और इसके बदले में आपका जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा, आमेर का अगला शासक बनेगा, आमेर का अगला शासक बनेगा। ये भी देबारी समझौते के अंदर मेंशन किया गया था। ये क्या थी, इसकी शर्त थी। लेकिन उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था अजीत सिंह एवं सवाई जयसिंह को मुगलों से उनके राज्य पुनः दिलवाना। ठीक बात है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देबारी समझौता जो कि हमको 15 शब्दों में लिखना था, हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिख दी। तो यहाँ पूरी संभावना है कि हमको 2 में से 1.5 या 2 नंबर मिल सकते हैं। क्लैरिटी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त क्रांति पर टिप्पणी कीजिए। अगस्त क्रांति पर टिप्पणी करनी है, अगस्त क्रांति के बारे में मेंशन करनी है कुछ बातें, और 50 शब्दों का ये प्रश्न है जो कि 5 अंक अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो आप देखिए, अगर किसी बिंदु पर आपको टिप्पणी करनी है, मतलब इसका स्पष्ट मतलब है कि इसके बारे में आपको कुछ बातें बतानी है। कुछ बातें बतानी है, वो इस तरीके से बतानी है कि इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाए, इसके आगे पीछे की कहानी स्पष्ट हो जाए कि ये क्यों पूछा गया होगा, ये इतिहास में क्या महत्व रखता है, या किस दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। ये सारी चीजें आपके उस उत्तर के अंदर समाहित हो जानी चाहिए। देखिए, तो हम इसके अंदर कुछ बिंदु बना लेते हैं। सबसे पहला बिंदु आप स्टार्ट करते हैं प्रारंभ। अगर देखिए ऐसा कोई प्रश्न अगर आप पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेंगे तो आप पिट जाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि जहां भी ऐसा बताया जाता है कि केवल पैराग्राफ में उत्तर लिखना सही है, तो ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। आप ऐसे किसी भी प्रश्न को बिंदुवार अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि 5 अंक का प्रश्न है और 5-7 बिंदु कवर किए हुए हैं, तो आपको अंक मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, बजाय कि अंक मिलने की संभावनाएं घटने के। इसलिए आप ये बात ध्यान रखें कि आप प्रश्न को जितना सुस्पष्ट तरीके से लिख सकेंगे, जितना ज़्यादा उसके अंदर एस्पेक्ट्स कवर करेंगे, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहला बिंदु हम लिखते हैं प्रारंभ। कब प्रारंभ हुई? 8 अगस्त 1942 की बात है। ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से ये प्रारंभ हुई थी। इसी को क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से गांधी जी ने एक नारा दिया था। इसका नारा क्या था अगस्त क्रांति का? करो या मरो। गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो। तो किसके द्वारा दिया गया ये नारा? हम लिख देते हैं महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। तीसरी बात हम लिखते हैं आंदोलन। इस क्रांति से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्रांति से संबंधित आंदोलन कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्रांति के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, जिसे अंतिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब प्रारंभ हो गया था? इसकी भी डेट अगर मेंशन करना चाहो तो 9 अगस्त 1942 से 8 अगस्त की रात की बात है। करो या मरो का नारा दिया, ग्वालियर टैंक मैदान से दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया। ये आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हो गया है? भारत छोड़ो आंदोलन या अंतिम आंदोलन के नाम से 9 अगस्त 1942 से ये प्रारंभ हो गया है। अगली बात लिखते हैं प्रकृति। कोई भी घटना इतिहास में होती है तो उसकी प्रकृति, उसकी नेचर बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किस
प्रकृति का ये आंदोलन रहा, अक्सर ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो हर आंदोलन को जब आप पढ़ें तो इन बिंदुओं को जरूर पढ़ें कि उसका प्रारंभ कैसे हुआ, उस आंदोलन की प्रकृति कैसी थी, उस आंदोलन के घटनाक्रम क्या क्या थे, उस आंदोलन से निष्कर्ष क्या क्या निकला, उस आंदोलन में सकारात्मक बातें क्या क्या हुई, उस आंदोलन में नकारात्मक बातें क्या क्या हुई। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा मेंस में जो आपकी पहुंच से दूर हो जाए। आप हर चीज में जब भी पढ़ें तो उसको इस दृष्टिकोण से पढ़ें कि इसमें प्लस क्या निकल के आ रहा है और माइनस क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव क्या निकल के आ रहा है और नेगेटिव क्या निकल के आ रहा है। इस पर आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या व्यू रखते हैं, वो भी चीज जरूर से पढ़िए। जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं या रिसेंट ऐसी जो चीजें हो रही हैं, करंट जो चीजें हो रही है, उसके बारे में भी समीक्षात्मक अध्ययन करना अनिवार्य है। अभी आपके परीक्षा की डेट भी नहीं आई है तो आपको जो न्यूज़पेपर होते हैं उन न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल भी पढ़ने चाहिए। उस एडिटोरियल को पढ़ने के दौरान जब आप उस, जैसे कि मान लीजिए कि अभी गाजा पट्टी जो हमास वाला मैटर चल रहा है, जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा है, उसके अंदर आपको एडिटोरियल आपको बहुत सारे मिलेंगे आजकल, वो पढ़ने चाहिए। उस एडिटोरियल में देख के निकालिए कि पॉजिटिव क्या क्या बातें हैं, नेगेटिव क्या क्या, मतलब कि ये होने से क्या सकारात्मक चीजें सामने आ रही है, क्यों ठीक है, क्यों ये गलत है, भारत के दृष्टिकोण से ये कितना सही है, कितना गलत है, हमारा राष्ट्रीय हित किस में है, नेशनल इंटरेस्ट हमारा क्या कहता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। इससे आपकी समझ डेवलप होगी। जैसे आप ये मुद्दा अगर एडिटोरियल से पढ़ लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन इसके अंदर से कवर होने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक, तो ये चीज़ें समझिए। आप पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी मेंस के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स तो याद रखने हैं, फैक्ट्स जो है वो आपके उत्तर की सुंदरता को बढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर का जो क्रक्स है वो आप तभी निकाल पाएंगे जब आप एनालिटिकली चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति कैसी थी। तो ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त क्रांति भी कही जा सकती है। क्यों स्वतः स्फूर्त थी? क्योंकि जब ये क्रांति प्रारंभ हुई तो इनिशियली बड़े नेता थे उसके अंदर जब क्रांति का आगाज हुआ, लेकिन तत्काल ही इन बड़े नेताओं को ठीक अगले दिन इनको सबको गिरफ्तार कर लिया। और इनको गिरफ्तार करने के बाद आम जनमानस ने, जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस क्रांति में उनके बढ़ चढ़कर भाग लेने की वजह से ही इसको क्या क्या कहा गया था? स्वतः स्फूर्त क्रांति कहा गया था, जिसके अंदर जनमानस ने भी भाग लिया, जिसके अंदर समाजवादी नेताओं ने भी भाग लिया। उन समाजवादी नेताओं के नाम भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ताकि उदाहरण से ये स्पष्ट होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि बच्चे को ये भी नॉलेज है कि कौन ऐसे लोग थे जो समाजवादी नेता थे जिन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था। क्लैरिटी है? ने क्रांति की बागडोर संभाली। निष्कर्षतः, अंतिम बात हम लिख रहे हैं, निष्कर्ष तक कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता की आधारशिला रखने वाली यह क्रांति सामान्य आंदोलन न होकर एक जन आंदोलन थी। क्लैरिटी है? हमने कितना पॉजिटिवली इसको एंड किया, इस उत्तर को समझे हमने कैसे लिखा है। अगस्त क्रांति पर टिप्पणी कीजिए। प्रारंभ लिखा 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से। दूसरी बात हमने लिखी नारा करो या मरो का महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। आंदोलन, इस क्रांति के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, जैसे अंतिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात हमने लिखी इसकी प्रकृति। हमने कहा यह एक स्वतः स्फूर्त क्रांति थी जिसमें बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद संपूर्ण जनमानस ने भाग लिया तथा समाजवादी नेताओं राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण इत्यादि ने क्रांति की बागडोर संभाली। निष्कर्ष हम क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता की आधारशिला रखने वाली यह क्रांति सामान्य आंदोलन न होकर क्या थी? एक जन आंदोलन थी। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बहुत सरल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक अच्छा प्रश्न है। कहते हैं कि रीको ने राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी का कार्य किया है, व्याख्या करें। 100 शब्द में लिखना है और 10 अंक का प्रश्न है। तो रीको ने राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी का कार्य किया है, आपको व्याख्या करनी है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है आपको इसको कहीं ना कहीं सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि भैया ऐसा क्या हो गया कि
रीको के लिए आप ये बोल रहे हैं कि इसने राजस्थान के उद्योग क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी का कार्य किया है। तो देखिए, इसमें हम बेसिक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे और फिर ये समझाने की कोशिश करेंगे, ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हम ये लाइन बोल रहे हैं। चलिए, 28 मार्च 1969 को RIMDC के रूप में स्थापित कॉरपोरेशन, जो 1980 में रीको के रूप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, जो कि औद्योगिक विकास की राजस्थान की शीर्ष संस्था के रूप में कार्यरत है। ठीक बात है। 28 मार्च 1969 को किस रूप में कार्यरत था? RIMDC के रूप में कार्यरत था, और उसके बाद 1980 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया, और वहां से इसने राजस्थान की जो औद्योगिक विकास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि आप इंग्लिश का प्रयोग न करें, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ RIMDC लिखा है, तो कई लोग कहते हैं कि RIMDC यानी इंग्लिश में मत लिखें, लेकिन ये क्लियर कट मिथ है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन केवल उतना हिस्सा जिससे कि हिंदी मीडियम की कॉपी जांचते वक्त उसको ऐसा ना लगे कि इसने अंधाधुंध अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है। तो हम केवल उतना इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा स्पेस न खा जाए, जो इलॉजिकली, जैसे आप हिंदी में उत्तर लिख रहे हैं, आप स्थापित को इस्टेब्लिश्ड लिख देंगे, कॉरपोरेशन को भी कॉरपोरेशन इंग्लिश में लिख देंगे, वो गंदा लगेगा। लेकिन ऐसी चीज़ जो शॉर्ट फॉर्म में लिखने से आपका बहुत सारा स्पेस खाने से बच रही है और सीधा सीधा समझ में आ रही है, अगर इसको देवनागरी के रूप में लिखना चाहूँ और मैं ऐसे लिखूँ RIMDC, तो गंदा भी लगेगा, न ही अगले को समझ में आएगा और स्पेस आपका बहुत सारा चला जाएगा, तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा इस तरीके से लिखने का। इसलिए हमने कैसे लिख दिया? RIMDC। वहीं अगर हम रीको को ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख पा रहे हैं और हमारा कम स्पेस खर्च हो रहा है, तो हम रीको को देवनागरी में लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि RIMDC एक बड़ा शब्द है, तो हमने उसको कैसे लिख दिया है? हमने उसको अंग्रेजी के अंदर ही लिख दिया है। ठीक है, तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि 28 मार्च 1969 RIMDC के रूप में, फिर 1980 में स्वतंत्र निकाय के रूप में, जिसने क्या किया है? औद्योगिक विकास की राजस्थान की शीर्ष संस्था के रूप में कार्य लगातार ये रीको कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी क्यों? देखिए, ब्लैक इंक, बोल्ड पेन, और हमने क्या हेडिंग लगा दी है? रीढ़ की हड्डी क्यों। मतलब आप एग्जामिनर को क्लियर कट बता रहे हो कि ये मैंने क्या लिखा है? एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा है। इसको उत्तर का मुख्य भाग न समझ लेना, ये मैंने क्या लिखा है? बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा है, और उत्तर मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो एग्जामिनर के लिए क्लियरली ये चीज़ समझ में आने वाली होगी। फिर वो इंट्रोडक्शन के भी नंबर देगा आपको, और अगर आप गपड़ सपड़ सारा लिख देंगे तो न इंट्रोडक्शन के नंबर मिलेंगे और न मेन जो मेजर पार्ट लिखा है आपने उसके नंबर मिलेंगे। तो आपको ये स्पष्ट उसके अंदर लगना चाहिए कि उत्तर के जो टुकड़े हैं वो मैंने ठीक तरीके से किए हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद रीढ़ की हड्डी क्यों। अब रीढ़ की हड्डी कैसे? मान लीजिए कि आप किसी को रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, किसी को बैकबोन कह रहे हैं, तो बैकबोन अगर किसी बात के लिए आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बैकबोन कह रहे हैं इसको, ठीक है, तो आपके पास वो तर्क होने चाहिए जो ये सिद्ध करते हो कि वास्तव में इसने राजस्थान के जो उद्योग क्षेत्र है उसको मजबूत बनाया है, उसको विकसित करने का कार्य किया है। तो उसको विकसित करने के कार्य के रूप में ये इंश्योर होना चाहिए कि रीको की भूमिका रही है। तो रीढ़ की हड्डी क्यों में हम क्या लिखते हैं? पहली बात, अब हम यहाँ बिंदुवार लिखेंगे, इसलिए बिंदुवार लिखेंगे क्योंकि अगर हम पैराग्राफ वार लिखेंगे तो हमारा बहुत सारा स्पेस चला जाएगा, शब्द चले जाएंगे और सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि इसने कितने एस्पेक्ट्स को कवर किया है। तो हम एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कैसे लिखेंगे? बिंदुवार लिखेंगे। पहला बिंदु, उद्योगों हेतु आधारभूत सुविधा के अंदर हम क्या दे रहे हैं? भूमि आवंटन कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण करके भी बिजनेस के लिए दे रहे हैं। भूमि आवंटन भी कर रहे हैं, जो भूमि हमारे पास पड़ी हुई है उसको हम बिजनेस के लिए दे रहे हैं। उसके अलावा हम अधिग्रहित भूमि जो है, भूमि जो अधिग्रहित करके भी रीको के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं बिजनेस के लिए, उद्योगों के लिए। तो हम उद्योगों के लिए जो आधारभूत सुविधा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी हम अवेलेबल करवा रहे हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब हमको पता है कि भूमि आवंटन एवं भूमि अधिग्रहण को अगर मैं अगली लाइन में लिख दूंगा तो फिर मेरी अगली लाइन जो है वो वेस्ट हो जाएगी। उस लाइन का रिमेनिंग पार्ट यूज करना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा।
तो मैंने क्या किया है, इसी पंक्ति के बीच में जो गैप है उसका यूज करके भूमि अधिग्रहण लिख दिया है। तो इस प्रकार से भूमि अधिग्रहण लिखना कोई अपराध नहीं है, इस प्रकार से कोई शब्द लिखना कोई अपराध नहीं है, आप निश्चिंत होकर इसको लिख सकते हैं, इससे आपके कोई नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। उल्टा एग्जामिनर को लगेगा कि इसने स्पेस का जो है वो बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है, इसके पास इतना कंटेंट है कि इसको स्पेस को इस तरीके से मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है, और इससे बहुत भद्दा भी नहीं लग रहा है, बहुत गंदा भी नहीं लग रहा है, तो कोई चिंता वाला विषय नहीं है। क्लैरिटी है। दूसरा बिंदु, वित्त प्रबंधन। भैया वित्त प्रबंधन, कोई भी बिजनेस चलाना है तो क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, पैसा चाहिएगा, तो उस पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, वित्त प्रबंधन करना पड़ेगा। तो वित्त प्रबंधन के अंदर ये क्या करेगा, ऋण प्रदान करेगा और ब्याज में भी सब्सिडी देगा। पहले तो लोन दिलेगा और लोन दिलाने के बाद क्या करेगा कि जो आप ब्याज भर रहे हैं उस ब्याज के अंदर भी अनुदान उपलब्ध करवाएगा। ये काम कौन कर रहा है, रीको कर रहा है, वित्त प्रबंधन। इसके अतिरिक्त इसने क्या किया है, विशेष पार्क का निर्माण किया है। अब विशेष पार्क कौन से, विशेष पार्क कौन सा है, गंगानगर, कोटा, अलवर और जोधपुर। यहाँ क्या है, एग्रो फूड पार्क। क्या है यहाँ, एग्रो फूड पार्क। कौन कौन सी 4 जगह एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड पार्क कहाँ है, गंगानगर, कोटा, अलवर और जोधपुर। इन 4 जगह विशेष पार्क के रूप में एग्रो फूड पार्क का निर्माण किया है। चौथा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, तिवरी जोधपुर में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण किया गया है। खाद्य एवं प्रसंस्करण केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है, तिवरी जोधपुर में। आगे देखिए, जापानी क्षेत्र का निर्माण, निमराना, अलवर में डाइकिन, मित्सुई जैसी कंपनियों के लिए हमने क्या बनवाया है, रीको के माध्यम से जापानी क्षेत्र बनवाया है, जापानी क्षेत्र, जापानी पार्क बनवाया है। और यहाँ कौन कौन काम कर रहा है, डाइकिन, मित्सुई जैसी कंपनियां काम कर रही हैं, जिसकी वजह से राजस्थान को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, राजस्थान के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार भी मिल रहा है। तो जापानी क्षेत्र का निर्माण हमने किया। इसके अलावा बहुत सारे सेज हमने बनाए। सेज के अंदर, सेज क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जेम्स एंड ज्वेलरी और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज कहाँ बनाए गए हैं, जयपुर के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रदर्शनी, इंडिया स्टोन मार्ट व जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो रीको कर रहा है और इससे स्पष्ट होता है कि भाई औद्योगिक विकास में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी मानते हैं राजस्थान में औद्योगिक विकास की। इसलिए हम निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं, निष्कर्षतः स्पष्ट है कि राजस्थान के उद्योगों के आयामों को विस्तार देने एवं इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने में रीको की महती भूमिका रही है तथा रीको के अभाव में राजस्थान में उद्योग का वर्तमान स्वरूप देख पाना असंभव था। तो वास्तव में सही बात है, अगर रीको न होता तो शायद राजस्थान जितना औद्योगिक विकास कर पाया है, हालांकि अभी भी काफ़ी कुछ कमियां हैं, लेकिन जितना औद्योगिक विकास राजस्थान कर पाया है, रीको के अभाव में, रीको की अनुपस्थिति में ये विकास भी शायद संभव नहीं था। ये हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में राजस्थान में किन नवीन क्लस्टर की घोषणा हुई है, लिखें। 15 शब्द और 2 अंकों का प्रश्न है। अब आपको ये बात तो जानकारी होगी कि हमको बजट और राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू, ये तो बिल्कुल घूट के जाना है, राजस्थान का बजट और राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल इकोनॉमी में इनसे प्रश्न है, इनमें ज्योग्राफी में भी इनसे प्रश्न आ सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड प्रश्न भी इकोनॉमिक रिव्यू से बन सकते हैं। कोई विशेष इसमें बड़ी बात नहीं है। तो बजट और इकोनॉमिक रिव्यू तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो बजट 2023-24 में राजस्थान में किन नवीन क्लस्टर की घोषणा हुई है, आपको 15 शब्दों में लिखना है, 2 अंकों का प्रश्न है। तो देखिए लिखते हैं इसको, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एक तो यह कि इसके अंतर्गत ये घोषणा हुई है, राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत बजट 2023-24 अनुसार निम्न नवीन क्लस्टर स्थापित किए जाने हैं। अब क्लस्टर्स के नाम, दौसा एवं टोंक में किसका, चमड़े का, दौसा एवं टोंक में चमड़े के उत्पाद, बीकानेर एवं चूरू में बंधेज, बाड़मेर में कशीदाकारी, जयपुर के अंदर ब्लू पॉटरी, अलवर एवं पुष्कर के अंदर ग्रामीण हाट। ये सारे क्लस्टर, जो 5 नवीन क्लस्टर हैं, उन 5 के हमने नाम लिख दिए हैं। क्या है?
दौसा एवं टोंक में चमड़े के उत्पाद, बीकानेर एवं चूरू में बंधेज उत्पाद, बाड़मेर में कशीदाकारी, जयपुर के अंदर ब्लू पॉटरी, अलवर और पुष्कर के अंदर ग्रामीण हाट। और दूसरी बात, इस उत्तर को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस था, तो हमने क्या किया, राजस्थान का मैप ड्रॉ कर दिया। तो मैप का उपयोग जो है वो यहाँ पे हम इस उत्तर में कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, एरिया वाइज उठा लिया और कौन से एरिया में कौन सा उत्पाद जो है जिसके लिए क्लस्टर बनाया जा रहा है वो मेंशन कर दिया। तो इससे उत्तर की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई। देखिए एक पेपर के अंदर बार बार मैप का यूज़ नहीं करना है, बार बार टाइमलाइन का, बार बार फ्लो चार्ट का यूज़ नहीं करना है। एक पेपर के अंदर कहीं एक दो जगह हो सकता है आपने मैप यूज़ कर लिया, वो ठीक है, चल जाएगा। एक दो जगह फ्लो चार्ट बना दो, एक दो जगह टाइमलाइन डाल दो, एक दो जगह माइंड मैप बना दो, वो चल जाएगा। लेकिन बार बार हर प्रश्न में आप अगर मैप डालने का प्रयास करेंगे तो वो सुंदर नहीं लगेगा। वो लगेगा कि एक ही कॉन्सेप्ट बच्चे को आता है या फिर उसकी क्रिएटिविटी जो है वो सीमित है, ऐसा लगेगा, जो हमारा उद्देश्य नहीं है कि एग्जामिनर के सामने, कॉपी चेक करने वाले के सामने रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक बहुत सुंदर प्रश्न है। निम्नलिखित लोक देवताओं के उपनाम, प्रमुख स्थान, मेला तिथि, दो विशेष उपलब्धियां एवं प्रतीक चिन्ह लिखिए। प्रिय में खूब रटा आपने। और निम्नलिखित लोक देवता कौन कौन से बोल रहा है, पाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी। 100 शब्द और 10 अंक, जिसने ठीक से याद कर रखा है उसके 10 में से 7, 8, 9 नंबर भी कहीं नहीं गए। लेकिन यहां आपका गेम किसका है, नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। क्या आप कितना जल्दी इस उत्तर को कवर करते हैं, ये तो हर प्रश्न में जाएगा ही जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर स्पेस मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपने स्पेस को ठीक से मैनेज नहीं किया तो आते हुए भी ऐसे प्रश्न जो है वो छूट जाएंगे, आपके उत्तर गड़बड़ हो जाएगा, आपका स्पेस जो है वो कम पड़ जाएगा और आप उलझ जाएंगे वहाँ पे। और इस ऐसे क्वेश्चन की वजह से, जो कि आसान है, दिखता हुआ आता है, जब वो बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से दूसरे प्रश्न खराब होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम एक टेबल बना देते हैं। हम बार बार कहते हैं कि भाई मैप का यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं। उसी के अंदर एक चीज़ होती है टेबल। टेबल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेबल का यूज़ करके भी हम कई जगह आंसर लिखेंगे और मैं सिखाऊंगा आपको कि कैसे टेबल का यूज़ करना है। ठीक वैसा ही एक प्रश्न ये है, हमको पता है कि लोक देवताओं की क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, ये चीज़ें पूछी हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 बातें पूछिए। और 5 बातें कितने लोक देवताओं की, 3 लोक देवताओं की पूछिए। तो आगे एक टेबल बना देता हूँ जिसमें लिखा होगा विवरण, उसमें 5 ये बिंदु आ जाएंगे और फिर यहाँ आ जाएंगे पाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी, और उसके अंदर उनकी डिटेल्स आ जाएगी। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा और हमारा स्पेस भी मैनेज हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ लिख दिया क्या है, विवरण। विवरण हमने लिखा ब्लैक इंक और हल्का सा बोल्ड है, इससे क्या है, स्पष्ट रूप से ये विजिबल है, स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है। तो विवरण के अंदर लिखा सबसे पहला उपनाम, या ये अन्य नाम है, अन्य नाम पूछे हैं आपसे। तो पाबू जी का क्या है, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, लक्ष्मण के अवतार। अगेन यहाँ पे मैंने एक लाइन के अंदर उसी के अंदर ये अवतार शब्द लिख दिया है, क्योंकि अवतार शब्द की वजह से मैं पूरी अगली लाइन बर्बाद नहीं कर सकता था। तो लक्ष्मण के अवतार। गोगा जी के लिए मैं क्या लिखता हूँ, सांपों के देवता और जाहर पीर। रामदेव जी को हम कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कृष्ण का अवतार, और मुस्लिम लोग क्या कहते हैं, रामसा पीर। आगे बढ़िए। प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान इनका कौन सा है, कोलूमंड, जोधपुर। इनके 2 हैं, नोहर, हनुमानगढ़, और गोगा जी की ओल्डी जालौर, सांचौर। ठीक। इनका रोणेचा, जैसलमेर, सब लोग जानते हैं। मेला दिवस पूछा है, तीसरी चीज क्या है इनका मेला दिवस, चैत्र अमावस्या। पाबू जी का मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या के दिन। गोगा जी का भाद्रपद कृष्णा नवमी, जिसको हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। और रामदेव जी का भाद्रपद शुक्ला दूज या बाबेरी बीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। राजस्थान के सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है। आगे बढ़ते हैं। उपलब्धियां, उपलब्धियां क्या है, देवल चारणी की गायों की रक्षा की थी, जिंदराव खींची से बचाया था देवल चारणी की गायों को, तो वो हम लिखा कि इनकी उपलब्धि है। थोरी भाइयों की इन्होंने रक्षा की थी, इसलिए थोरी भाई जो है वो सारंगी बजा के इनकी आराधना करते हैं। और तीसरा, ऊंटों को राजस्थान में लाने का श्रेय भी किसको जाता है, पाबू जी को जाता है। वैसे 2 ही उपलब्धियां पूछी थी, हमारे पास टाइम था, स्पेस था, तो हमने तीसरी भी लिख दी। आगे बढ़ते इनकी उपलब्धियां देखिए, गोगा जी की
महमूद गजनवी के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया, ठीक है, इसलिए तो इसको जाहर पीर कहा गया था इनको। खेजड़ी वृक्ष को प्रसिद्धि दिलवाई, खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी और झुंझार जी का स्थान होता है, तो खेजड़ी वृक्ष, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये कहावत इनके लिए कही जाती है। और तीसरा, कृषकों की सहायतार्थ कार्य किया। कृषकों की सहायतार्थ कैसे कार्य किया था? गोगर राखड़ी, किसान हल और हाली दोनों को बांधते हैं, तो कृषकों की सहायतार्थ इन्होंने कार्य किया था। इनका देखिए हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों को जोड़ने का काम किया, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला इनके लिए लगता है, तो उन दोनों संस्कृतियों को जोड़ा। इन्होंने अपनी चमत्कारिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया, इन्होंने चमत्कारिक शक्ति का भी प्रदर्शन किया। आगे देखिए, भव सागर से पार उतारने हेतु इन्होंने अजपा जाप का प्रतिपादन किया था, अजपा जाप का प्रतिपादन किया था। प्रतीक चिन्ह बाबूजी का क्या है? बाई और झुकी हुई पाग एवं भाला लिए अश्वारोही, बाई और झुकी हुई पाग एवं भाला लिए अश्वारोही। पत्थर पर अगर सांप की आकृति है तो वो किसका प्रतीक है? गोगा जी का प्रतीक है। और रामदेव जी का प्रतीक क्या है? संगमरमर के पगलिए। रामदेव जी का प्रतीक क्या है? संगमरमर के पगलिए। अब देखिए इतने स्पेस में आपका वो पांचों बिंदु आ गए, तीनों लोक देवताओं के आ गए, किस का क्या विवरण है वो सारा आ गया। और अब निष्कर्ष लिखने की भी जगह हमारे पास शेष बच गई है। 10 अंकों का प्रश्न है, हम निष्कर्ष जरूर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो निष्कर्ष हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राजस्थान के लोक देवताओं ने संस्कृति की रक्षार्थ एवं विभिन्न नैतिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में जीवन समर्पित कर दिया एवं एक अमिट अस्तित्व का निर्माण किया। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। इन्होंने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से, अपने नैतिक कार्यों से, अपने आध्यात्मिक कार्यों से जनमानस में स्थान बनाया, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप उत्तर लिखेंगे, उत्तरों की समीक्षा करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, प्रश्न को तोड़ना सीखेंगे, छोटे प्रश्नों में थोड़े बहुत फैक्ट जरूर डालेंगे, उत्तर को इस तरीके से लिखेंगे कि वो घपड़ सपड़ भी न लगे और बहुत व्यवस्थित तरीके से वो यहाँ पर प्रदर्शित हो, कॉपी के अंदर दिखे, सुंदरता से दिखे, तो आपको नंबर मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो बहुत ध्यान रखना इस बात का कि उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। देखिए टेबल यूज़ करना भी, ऐसे आगे और कई वीडियोस आएंगे जिनके अंदर आपको अलग अलग तरीके से उत्तर लिखने की समझ पैदा होगी। रेगुलर बेसिस पे आप देखते रहिए, जिससे कि आप और अधिक अपनी लेखन शैली के अंदर सुधार कर सकें। देखिए एक विशेष प्रकार का जानवर होता है, उसकी क्या थॉट रहती है कि मैं अगर आंखें बंद कर लूँगा मतलब दुनिया भी मुझे नहीं देख पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, खुद उत्तर लिखते रहेंगे और उसको बेस्ट उत्तर मानते रहेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप अपने किसी अच्छे दोस्त से उत्तर की जांच करवा सकते हैं, किसी अच्छे टीचर से उत्तर की जांच करवा सकते हैं। आप लगातार ऐसे वीडियोस देख के अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और उत्तर लिखने की शैली सीख सकते हैं, लेकिन लगातार सीखने का प्रयास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप जो कर रहे हैं वही सही है, तो वो आपको तब एहसास होगा जब आपका परिणाम आएगा। तो अंधे बनकर अभ्यास न करें, बल्कि सीखते हुए, रोज़ अपने आप को अपडेट करते हुए अच्छे से अच्छा अभ्यास करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।